में लगे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा था कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यह समझा था कि एनडीए में किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एनडीए में हमें सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे करना है। आज हम ये समझेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें प्रियम्बल है। तो उस प्रियम्बल को आज के चैप्टर में हम आज प्रियम्बल समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में क्या क्या है, प्रियम्बल क्या है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि प्रियम्बल क्या है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में समझा था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। अब संविधान सभा को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुए थे। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था, बहुत ही स्ट्रगल किया था। उसके बाद हमारी संविधान सभा बनी, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये समझेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है वो क्या है। देखिए बच्चों, जो चीजें हमारी कई सारे आर्टिकल्स नहीं समझा सके, हमारे कई सारे शेड्यूल नहीं समझा सके, जो चीजें हमें कई चीजें मिलके हमें समझाएंगी, हमें इतना शेड्यूल हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हमें भारतीय संविधान को जानना है तो हमें कई सारे शेड्यूल को समझना होगा, कई सारे पार्ट को समझना होगा, कई सारे आर्टिकल को समझना होगा। उसकी बजाय अगर हमारे पास कम समय है, अगर हमें जानना है कि हमारा देश किस प्रकार का है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रियम्बल। भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो, अगर हम देखें कि हमें समझना है कि हमारा जो देश है वो किस टाइप का है, उसका, हमारे देश का नेचर कैसा है, देश का नेचर कैसा है, उसको अगर हमें देखना है तो हमें प्रियम्बल को देखना होगा। प्रियम्बल, हमें प्रियम्बल पे ध्यान देना है, हमें प्रियम्बल पे फोकस करना है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये समझते थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, डायरेक्शन क्या होगी, हमारे संविधान निर्माता समझते थे। हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट में कि लेफ्ट में जाएगा, सच के साथ जाएगा कि वेलफेयर स्टेट के साथ जाएगा कि पुलिस स्टेट के साथ जाएगा, ये सभी आप समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में जो जो शब्दों का निर्माण किया, जो जो शब्द लेके आए थे वो बहुत ही खूबसूरत शब्द था। उससे हमें ये पता चला कि हमारे जो देश है, हमारा जो देश है वो किस टाइप का है। तो जैसे प्रियम्बल में दिया हुआ है सोवरेन, संप्रभु, संप्रभु शब्द है। प्रियम्बल में एक शब्द है संप्रभु, ऐसे कई शब्द हैं। संप्रभु है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, हमारे संविधान निर्माता समझते थे कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो देश है, उसको अगर सही से चलना है, उसको अगर हमारे देश का, हमारा देश का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे देश का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, अगर उसको ध्यान देना है तो प्रियम्बल में हमें ऑब्जेक्टिव को लिखना होगा। प्रियम्बल में हमें कुछ एस्पिरेशन लिखना होगा कि हमारा देश की ये एस्पिरेशन होगी और ये आइडियल होंगी। तो प्रियम्बल में दो चीजों को लिखा गया है कि हमारे जो देश है, जो हमारा कंट्री है, जो हमारा नेशन है, उस नेशन का जो एस्पिरेशन है, जो नेशन का एस्पिरेशन है वो क्या है, और जो कंट्री है, जो नेशन है, उस कंट्री का एस्पिरेशन को समझना है, उस कंट्री के आइडियल को समझना है। हमारे कंट्री का, हमारे राष्ट्र का, हमारे नेशन का आइडियल क्या है उसको समझना है। तो बच्चों, हमारा जो प्रियम्बल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारा जो प्रियम्बल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमें दो चीजें इस प्रियम्बल में समझनी है। प्रियम्बल में हमें दो चीजें समझनी है। एक तो जो पहला है वो है एस्पिरेशन। हमारे प्रियम्बल का या हमारी कंट्री का क्या एस्पिरेशन होगा। दूसरा है आइडल।
हमारे कंट्री का क्या आइडल है। ठीक है, दो चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हम समझ लेंगे कि भारत का जो नेशन है, जो भारत जो कंट्री है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। हम अगर इन दो शब्दों को समझ लेंगे, इनमें जो जो चीजें दी हुई हैं, जो जो वर्डिंग दी हुई है, अगर हम उन दोनों चीजों को समझ लेंगे तो फिर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि भारत जो देश है, भारत जो नेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव वेलफेयरिक है, उसका ऑब्जेक्टिव सोशलिज्म है, उसका ऑब्जेक्टिव सोवरेन है, उसका ऑब्जेक्टिव रिपब्लिक है। तो ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई शब्द हैं जो भारत देश को समझने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आइए हम समझते हैं जो एस्पिरेशन है वो क्या है। तो हम एस्पिरेशन को एक एक करके समझते हैं। एस्पिरेशन, इसमें जो पहला जो शब्द था वो था सोवरेन, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि मेरा मालिक मैं खुद ही रहूंगा, दूसरा कोई मेरे लिए मेरा मालिक नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये है कि भारत जो देश है उसको कोई बाहरी ताकत ये नहीं बताएगा कि भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कुछ ही समय पहले जो ट्रम्प हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत को कहा कि आप रूस से तेल मत लो। तो क्या भारत को यह मानना चाहिए? भारत ने नहीं माना, क्योंकि भारत एक संप्रभु संपन्न देश है, संप्रभु देश है। भारत को किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आना है, क्योंकि भारत जो है वो संप्रभु संपन्न देश है। भारत को किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आना है। भारत को अपने हितों को पहचानना है, अपने अनुसार अपने निर्णयों को लेना है। ठीक है, तो संप्रभु का मतलब होता है कि अपना मालिक, अपना मालिक स्वयं। संप्रभु में अपना मालिक खुद ही हो, बाहरी शक्ति का कोई इंटरफेयर ना हो। बाहरी शक्ति अगर इंटरफेयर करना भी चाहे तो कहो कि बाय बाय गुड बाय, आपको बाय बाय करना है। ठीक है, आप अपने कंट्री में रहो, लेकिन मेरे कंट्री में आपका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, मेरे कंट्री में मेरे अफेयर्स में आपका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो यही सोवरेन का मतलब है। सोवरेन का मतलब है कि आप अपना मालिक हो, कोई दूसरा आपको कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है। आप खुद को डिक्टेट करोगे, लेकिन कोई आपको डिक्टेट नहीं करेगा। सोवरेन का मतलब ये हो गया। अब दूसरा जो शब्द है वो समाजवाद है। इस एस्पिरेशन में दूसरा जो शब्द है वो है समाजवाद। एस्पिरेशन को हम पढ़ रहे हैं, आप हेडिंग डाल लीजिएगा एस्पिरेशन और नोट्स करते जाइएगा आप सभी। एस्पिरेशन में हमने सबसे पहले क्या किया? संप्रभु, दूसरा हम समझेंगे समाजवाद, तीसरा हम समझेंगे लोकतंत्र, और चौथा समझेंगे गणराज्य। पहला हमने समझ लिया कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। अब दूसरा हम समझेंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, कि समाजवाद क्या है। एस्पिरेशन में जो समाजवाद दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, उसका क्या भाव है। ठीक है, तो आइए अब हम समाजवाद को समझते हैं। समाजवाद को हम समझेंगे कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो हम समाजवाद को समझते हैं कि हमारा जो समाजवाद दिया हुआ है वो क्या है। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि जो विषमताएं हैं उसको न्यून से न्यून करना। जो आर्थिक विषमताएं हैं
जो हमारी सोसाइटी में आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताओं को न्यून से न्यून करना, कम से कम करना। आर्थिक विषमताओं को कम से कम करना। अच्छा, अब कम से कम करना, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए कि जो जो अमीर हैं उनको, जो अमीर हैं जो गरीब हैं, देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अमीर कैटेगरी के हो गए, दूसरे दूसरे पुअर कैटेगरी के हो गए। तो अब इसमें कई लोग जो अपना विचार देते हैं कि ये जो है वो जो अमीर वाले हैं उनको गरीब बना दिया जाए। तो ये थोड़ी जो ऑब्जेक्टिव है हमारे हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें ऐसा करना है कि हमारा जो देश है वो तरक्की करे। तो तरक्की तो तभी करेगा ना कि जब आप जो ग्रो करोगे। तो इनको हमें ऐसा बनाना चाहिए, जो पुअर है, पुअर पीपल हैं, जो पुअर हैं, जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, उनको इतना क्षमता दे दी जाए, इतना इतना योग्य बना दिया जाए कि वो भी जो हो अमीर हो जाए। गरीबों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो भी अमीर अमीर के स्टेटस में आ जाएं। ठीक है, तो ये है समाजवाद। समाजवाद का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो अमीर हैं उनको गरीब की कैटेगरी में लेते आओ। ऐसा समाजवाद नहीं होता है। समाजवाद का मतलब होता है कि जो अमीर हैं जो गरीब हैं, जो गरीबों को अमीरों के स्टेटस में लेके आओ, इक्वल लेके आओ, वो समानता है। समानता का मतलब ये होता है। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब ये हो गया। समाजवाद का मतलब हो गया कि आर्थिक विषमताओं को कम करना। आर्थिक विषमताएं जब कम होगी तो समाजवाद आएगा। ठीक है, अब हम डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता की जो इच्छा होगी वही वही सर्वोपरि होगी। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जो जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा जनता की इच्छा सर्वोपरि। डेमोक्रेसी में मालिक कौन होगा? डेमोक्रेसी में जो मालिक होगा वो जनता होगी। डेमोक्रेसी में मालिक जनता होगी। ये सभी डेमोक्रेसी के फीचर ही तो हैं बच्चों। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सरकार को हम ही तो चुनते हैं ना, सरकार को हम चुनते हैं। सरकार को चुनने का अधिकार हम ही लोगों के पास है। सरकार को हटाने का भी अधिकार हमारे पास ही है। तो इसका मतलब क्या है? यही तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पीपल की आवाज, जो पीपल की वॉइस है वो सुप्रीम हो, पीपल ही सुप्रीम है, तो वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो जनता है, वो जनता की जो इच्छा है ना वो सर्वोपरि मानी जाए। और इसका मतलब यही होता है कि डेमोक्रेसी में जो जनता है उसकी जो इच्छा है उसको सर्वोपरि माना जाए। जनता जो मालिक होगी, जनता माई बाप होगी, जनता की इच्छा के हिसाब से ही चीजें होंगी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। अब ये वाला है जो गणराज्य है। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक होता है, इसको रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनको इनका इलेक्शन होगा। जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनका इलेक्शन होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दूसरी बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन
यहाँ पे देखो बच्चों, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे बच्चों, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे एफआर होगा, फंडामेंटल राइट होगा, वहां पे डीपीएसपी होगा, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो ये सभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। अब हमने ये समझा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो एस्पिरेशन है, प्रियम्बल में जो एस्पिरेशन है और उन एस्पिरेशन पे रिपब्लिक जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्ट होंगे। वहां पे रिपब्लिक मीन्स, वहां पे अगर देखो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन अगर संविधान है, लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित संविधान कहते हैं। अगर लिखित संविधान है तो इसका मतलब है कि वहां पे फंडामेंटल राइट भी होगा, वहां पे डीपीएसपी भी होगा, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर भी होगा। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। बेसिकली ये सभी इसके सब पार्ट हैं, रिपब्लिक के सब पार्ट हैं। ये सभी रिपब्लिक के सब पार्ट हैं। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना है कि जब आप कोई पूछे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, बताओ। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी, हेड ऑफ द जो स्टेट हैं वो इलेक्ट होंगे। दूसरा फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फंडामेंटल राइट भी होगा, डीपीएसपी भी होगा, सेपरेशन ऑफ पावर भी होगा। तो ये सभी है, ये सभी वर्डिंग है, इन सभी के सब पार्ट हैं, रिपब्लिक के सब पार्ट हैं। बच्चों नोट्स कर लीजिए फटाफट आप सभी, और उसके बाद हम आइडल पे चलते हैं कि जो प्रियम्बल में आइडल है वो क्या क्या है। ठीक है, सेकुलरिज्म को हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म ये क्या है। इसका सीधा मतलब होता है बच्चों, इसका सीधा मतलब होता है कि जो देश है, देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। अगर देश को किसी धर्म को ट्रीट करना है तो देश को सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना होगा। ट्रीट करना है तो इक्वली सभी धर्मों को ट्रीट करना होगा, किसी पर्टिकुलर धर्म को ट्रीट नहीं करना है। इससे देश में असमानता को, अगर सरकार इस काम को करती है, अगर सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म को ट्रीट कर रही है तो उससे असमानता दूसरे जो वो धर्म को ऐसा लगेगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से हमारे देश में पंथ निरपेक्षता आई कि देश में कोई किसी भी सेक्शन को, किसी भी धर्म को ऐसा ना लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको अलग थलग किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारे देश में पंथ निरपेक्षता आई। बच्चों अब हमने समझ लिया कि पंथ निरपेक्षता क्या है, हमने समझ लिया संप्रभुता क्या है, ये संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, ये सोशलिज्म समाजवाद को समझा हमने डेमोक्रेसी को समझा, हमने रिपब्लिक को समझा। रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में आप समझिए, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। रिपब्लिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे फंडामेंटल राइट होगा, वहां पे डीपीएसपी होगा। आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए आप तुरंत दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए आपके कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फंडामेंटल राइट्स, मीन्स डीपीएसपी, मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का पार्ट हो गया। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होंगे, 2 पॉइंट उसमें देखना है, हेड ऑफ द स्टेट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि जो प्रियम्बल है उसमें जो एस्पिरेशन है बच्चों, वो एस्पिरेशन क्या क्या है, हमारी जो एस्पिरेशन है वो क्या है, वो है सोवरेन होना, वो है रिपब्लिक होना, वो है सोशलिस्ट होना, वो है रिपब्लिक होना, वो है डेमोक्रेटिक होना, वो है सेकुलरिज्म होना। ठीक है, तो अब हम इन सभी बातों से अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों को हमने समझा, अब हम आगे समझते हैं कि अब आगे क्या। अब हमने एस्पिरेशन को, हमने प्रियम्बल में जो एस्पिरेशन है उसको समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि जो प्रियम्बल में आइडियल है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आइडियल को समझते हैं कि आइडियल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो प्रियम्बल में आइडियल दिए हुए हैं वो क्या है। आइए समझते हैं।
जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, जब हमारा शोषण कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें जो जस्टिस था, हमें जस्टिस नहीं मिला, हमें पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिला था, हमें कई प्रकार, हमें जो जस्टिस था वो जस्टिस से वंचित रखा गया था। तो बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको जस्टिस मिले। इसलिए हमारे प्रियम्बर में नोट किया गया कि जो भी लोग हैं हमारे समाज में, जो भी हमारे राष्ट्र में हैं, उन सभी को ये सब चीजें मिले। जिस चीजों से हमको वंचित किया गया था, उन सभी चीजों को हमारी पीढ़ियां देखें, हमारी पीढ़ियां अनुभव करें, उनको मिली ये सब चीजें। अब ये आइडल है, आइडल में था जस्टिस, दूसरा इक्वालिटी, सॉरी ये बीच में लिबर्टी कर देते हैं, लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, उसके बाद फ्राटर्निटी, भाईचारा। तो ये सभी आइडल हैं, ये सभी आइडल थे हमारे प्रियम्बल में। हमारे प्रियम्बल में जो डायरेक्शन दिया हुआ कि हमारा देश किस तरीके से चलेगा बच्चों, वो हमारे देश में ये सब चीजें थी। हमारे देश में जो प्रियम्बल था उसमें जो आइडल थे वो यही सब थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक करके समझते हैं। बच्चों, जो जस्टिस था, जस्टिस जो वो 3 प्रकार के होते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अपने लिए सरकार को चुनते हो, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा था सोशल जस्टिस। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि जो भी हमारे लोग हैं उनको पॉलिटिकल जस्टिस मिले, उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, उनको सोशल जस्टिस मिले। इन तीनों का अभाव अगर होगा तो समाज जो वो बेहतर नहीं कर पाएगा। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही होशियारी से इन शब्दों को मेंशन किया था कि हमारा जो समाज है वो पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करे, वो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करे, वो सोशल जस्टिस को अचीव करे। ठीक है बच्चों, तो जस्टिस में इतना ही है। अब हम समझते हैं लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आजादी, हमने अंग्रेजों से भी आजादी ली, आजादी हम शुरू से ही कर रहे हैं। आजादी पाने के लिए हम शुरू से ही फाइट करते रहते हैं, घर में भी आजादी पाना चाहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, वो किस तरह की आजादी की बात करता है। ठीक है, आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब कि आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए कंप्लीटली फ्री हो, कंप्लीटली फ्री हो। जैसे मान लीजिए आप में से आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हो, एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हो,
तो आपको अवसरों में समानता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपको अवसरों में समानता मिल रही है, तो ये इसी की वजह से आज़ादी है। आज़ादी जो शब्द जो मेंशन है, उसका मतलब ये होता है कि संविधान के अनुसार आपको आज़ादी मिली हुई है। आज़ादी का मतलब कई लोग यह निकाल लेते हैं कि उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिली हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको संविधान के अनुसार आज़ादी मिली हुई है, कुछ कंडीशन के साथ आपको आज़ादी मिली हुई है। आप नो डाउट है कि आपको फ्रीडम मिली हुई है, आपको लिबर्टी मिली हुई है, लेकिन वो आज़ादी सीमित आज़ादी है। और इस सीमा को हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि हमारी जो आज़ादी है उस पर क्या सीमा लगाई है हमारे संविधान ने। ठीक है, तो हम उस सीमा को हम अपने फंडामेंटल राइट में जब पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो फ्रीडम है, उस जो लिबर्टी है, उस पर क्या कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, तो ये है लिबर्टी, हमारी लिबर्टी है मतलब आज़ादी है। आज़ादी है लेकिन वो लिमिटेड आज़ादी है, कंडीशन के साथ हमारी हमको आज़ादी मिली हुई है। ठीक है बच्चों, तो लिबर्टी का मतलब क्या? लिबर्टी का मतलब ये कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कहीं भी आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वो आपको चुनने का अधिकार है। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने लिए, अपने ग्रो के लिए आप निर्णय ले सको, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ले सकोगे निर्णय। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर कंडीशन दी हुई है, अगर आप उसको फुलफिल कर, उसके लिए क्वालिफाई हो, तो आप आजाद हो। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हो, इसका मतलब है कि अगर आप उस कंडीशन से बाहर जाते हो तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हमें आजादी मिली हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट कर दी है कि आपकी आजादी लिमिटेड है। ठीक है, तो इस लिमिटेड आजादी को हम समझेंगे जब हम फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? समानता। समानता का मतलब क्या? समानता का मतलब बेसिकली ये होता है बच्चों कि जो सरकार है, जो देश है, जो कानून है, उसकी दृष्टि में सभी समान होंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी मीन्स कानून की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी समान। कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, यही समानता है। ठीक है, कानून अवसरों में समानता देगा, यही इक्वालिटी है, यही इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी को अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझना चाहें जो हमारी फंडामेंटल राइट में दी हुई है, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। ठीक है, ये सभी इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की ये सभी बातें करते हैं। जैसे इक्वालिटी को अगर समझना हो तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक परिवार है, या इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के दो बच्चे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है एक बच्चा बहुत तेज है पढ़ाई में, दूसरा बच्चा कमजोर है, वीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनका जो पेरेंट है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का जो व्यवहार होगा इन दोनों के साथ किस तरीके का होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यवहार होगा वो किस तरीके का होगा? इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? तो इन दोनों के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का व्यवहार होगा वो इक्वल ही होगा, लेकिन इनको जो कमजोर हैं इनको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रयास दिया जाएगा, इनको और थोड़ा सहयोग दिया जाएगा। तो ये सभी चीजें ये सभी चीजें जो है वो हम अपने फंडामेंटल राइट में समझेंगे कि किस तरीके से इनके साथ व्यवहार करा जाएगा। अगर कोई पेरेंट है, उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर कोई एक कमजोर है, उसको विशेष सहायता की जरूरत है, तो क्या अगर वो उस बच्चे को विशेष सहायता दे रहे हैं तो क्या वो समानता का जो उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
उस इसको हम इस टॉपिक को हम फंडामेंटल राइट में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लेना है कि कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, ठीक है। तो कानून की दृष्टि में जो तेज है वो भी समान होंगे, जो कमजोर है वो भी समान होंगे, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक्सेप्शन है लेकिन उस एक्सेप्शन को हम फंडामेंटल राइट में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इक्वालिटी को कवर कर चुके हैं, फ्रैटर्निटी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड होता है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुता होती है, बंधुता, बंधुता। फ्रैटर्निटी इंडिविजुअल के लिए भी होती है और देश के लिए भी होती है। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए और देश के लिए, कंट्री, नेशन के लिए, नेशन के लिए भी फ्रैटर्निटी का इंपॉर्टेंस होता है। नेशन के लिए कैसे होगा? नेशन के लिए इस प्रकार से होगा कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, उनके बीच ब्रदरहुड का जो सेंस है, ब्रदरहुड का मतलब कि सिंपल मतलब ये है कि लव, एक दूसरे से लव करना, सेंस ऑफ लव। तो एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव है, एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव है, तो वहां पे वो समाज जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा। वो समाज, वो सोसाइटी जहाँ पे प्रेम भाव है, जहाँ पे भाईचारा है, ब्रदरहुड है, वो समाज बहुत ही तरक्की करेगा और इसी को फ्रैटर्निटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस समाज में उस राष्ट्र का निर्माण जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा जहाँ पे इस प्रेम भाव का, जहाँ पे इस प्रेम भाव का एब्सेंस होगा, वो समाज सही तरीके से सही तरीके से वो डेवलप नहीं कर पाएगा, सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। जहाँ पे इसका अब्सेंस नहीं होगा, वहां पे वो समाज बहुत ही बेहतर करेगा बच्चों। फ्रैटर्निटी का मतलब ही होता है, फ्रैटर्निटी अगर किसी भी देश में अवेलेबल है तो उस समाज को ग्रो होगा, इस वो समाज, ब्रदरहुड जहाँ पे है वो समाज ग्रो होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक अब हमने ये समझ लिया कि जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल में हमारे एस्पिरेशंस थे, हमारे आइडल थे, तो इन सभी को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो प्रियम्बल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस इतना क्यों रखता है। प्रियम्बल बेसिकली क्या है? प्रियम्बल है एक समरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी है। अगर मान लो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें समझना है तो हमें कई सारे आर्टिकल को पढ़ना होगा, कई सारे पार्ट को पढ़ना होगा, इतने सारे शेड्यूल हैं उनको पढ़ना होगा। लेकिन अगर हम उसके बजाय कहीं पे भी कुछ थोड़ा बहुत, अगर हमें ये समझना है कि कम समय में जल्दी से हमें चीजें समझ में आ जाए कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की डायरेक्शन क्या है, हमारे देश का गोल क्या है, और हमारे पास समय का जो अभाव है, हमें फटाफट समझना है कि हमारे देश की जो गोल है, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो हमारे प्रियम्बल को समझना होगा। अगर हमने अपने प्रियम्बल को समझ लिया, हमने अपने प्रियम्बल को सही तरीके से समझ लिया, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो देश है, हमारे जो देश का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी प्रियम्बल को ही हम बोलते हैं, प्रियम्बल को बोला जाता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे। नोट्स में बनाइए, नोट्स में पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है 1976 में। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जो सोशलिस्ट शब्द था, सेकुलर शब्द था, जो इंटीग्रिटी शब्द था, इसको शुरुआती दौर में ये प्रियम्बल में नहीं थे, इनको ऐड किया गया था, इनको संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो वर्डिंग दी हुई है वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल।
ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है, ये प्रियम्बल है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन पॉइंट है बच्चों, आपको ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सोशलिस्ट शब्द था, जो समाजवाद शब्द था, जो सेकुलर शब्द था, जो इंटीग्रिटी जो शब्द था, उसको तीनों को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। अब संविधान संशोधन कैसे होता है उसको हम आगे जब हम और क्लास में बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि संविधान का संशोधन कैसे होता है। संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है बच्चों। आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान का संशोधन किया जाता है, और यह हम समझेंगे आर्टिकल 368 में क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे हम संविधान का संशोधन करते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है वो सैलिएंट फीचर के बारे में हम स्टडी करेंगे।